मेरे निजी रिश्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिता और पुत्र जैसा है। 3 साल का ग्रेजुएशन था, 1.5 साल मैं उनके घर पे रह के पढ़ा और 1.5 साल मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह करके पढ़ा। उनको ये लगता है कि उनकी शर्तों पे कहाँ बात बन सकती है और उस बीच अगर राष्ट्रीय जनता दल को ये लगे कि फिर से एक बार सत्ता में आने का उन्हें मौका मिल सकता है। महिलाओं के साथ क्या व्यवहार रखना है या क्या भाषा का इस्तेमाल करना है, जब उसमें उनकी समझ खत्म हो गई तो क्या राजनीतिक फैसले लेने भर उनके पास विवेक बचे हैं? चला कौन रहा है फिर? हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि चौकड़ी चांडाल चौकड़ी चला रही है। 4 लोग हैं, 2 दिल्ली में 2 पटना में। मुख्यमंत्री इस चीज को किस तरीके से लेते हैं कि उनके सबसे बगल में बैठे आदमी की शिकायत लेके आप उनके पास जा रहे हैं? कभी केसेस को देखा आपने डिस्पोजल करते हुए? नख दंत विहीन। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व हमेशा ये कहता रहा कि मुन्ना शुक्ला ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन बावजूद उनको वो टिकट देते हैं, भले वो जीते हैं या हारें। अब जनता की अदालत से तो बड़ी अदालत होती नहीं कहीं, हम लोग कहते भी लेकिन हैं। वो टिकट जनता नहीं दे रही है ना, वो जन टिकट राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व टिकट दे रहा है। टिकट कौन दिया? लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। एक अधिकारी थे डीपी ओझा, विजिलेंस के आईजी थे और वो अपने ही सरकार के खिलाफ एक मामले में हाईकोर्ट चले गए थे। उनको प्रमोट किया लालू प्रसाद जी ने। दूसरा मुख्यमंत्री होता, उसके आदेश को जो नहीं मानता तो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता। क्या सच में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व कन्हैया को एक पॉलिटिकल थ्रेट मानता है तेजस्वी यादव के? कन्हैया कुमार की यात्रा से राष्ट्रीय जनता दल क्यों कमजोर हो जाएगा? इससे जेडीयू भाजपा न कमजोर होगी, इससे इंडिया ब्लॉक क्यों कमजोर होगा? इंडिया ब्लॉक तो मजबूत होगा। मुसलमान दिए में वो बाती है जो खुद जलकर दूसरे के घरों को रोशन करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बी टीम के तौर पे उनको खड़ा किया ही था कि राष्ट्रीय जनता दल की वोट बैंक। आप देखेंगे उपचुनाव में 4 सीटों पर एनडीए का वोट कहीं नहीं बढ़ा, फिर भी वो 4 सीट कैसे जीत गए। आपको क्या लगता है कि उनका बार्गेनिंग पावर भाजपा के अंदर थोड़ा मजबूत है या नहीं है? हमको मुख्यमंत्री पद चाहिए, भले ही मुखौटा के रूप में ही चाहिए। जैसा वर्चस्व था बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रयास कि नहीं अब थोड़ा फुल फोर्स के साथ अकेले आगे बढ़े? हम लोग को केवल साधारण बहुमत चाहिए सरकार चलाने के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए। हम कोई संविधान नहीं बदलना चाहते। आमतौर पर जब हम किसी गेस्ट का इंटरव्यू करते हैं तो बहुत सारी बातें हम ऑफ रिकॉर्ड या फिर कैमरे के पीछे कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इंटरव्यू करते वक्त हमारे अंदर भी कुछ जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे हमने ऐसी कोई बातचीत अभी तक नहीं की है। हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर के सांसद एवं राजद के सीनियर लीडर सुधाकर सिंह। सर, स्वागत है आपका खबरगांव में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव पे सबका पूरा फोकस है। तमाम चीजें या पूरे साल भर अब उसी चीज की चर्चा होगी। तो आज जब हमारे साथ ये गेस्ट के रूप में मौजूद हैं तो आप समझ रहे हैं कि किन किन चीजों पे चर्चाएं होंगी, हमारा पूरा बातचीत क्या होगा। सर, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि अभी जितनी सारी चीजें बिहार में चल रही है और जितने एडिशनल फोर्सेस भी एक्टिव हैं, तो अभी बिहार का माहौल क्या है? क्या कुछ चीजें आगे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो वर्तमान जो देश की जो चुनावी मॉडल है, राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, उस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। चुनाव लड़ने के तरीके को बदल दिया है। उसके पास अपार संसाधन हैं। अपार संसाधनों की बदौलत चुनाव को, चुनावी पूरी गणित को बदलने के लिए वह ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे, दिल्ली का चुनाव हुआ या महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो 6 महीना से लगातार वोटर लिस्टों में नाम, जो उनके विरोधी हैं, उनका वोटर लिस्टों में नाम कटवाया उन लोगों ने। उन लोगों के समर्थकों का नाम चूँकि उस राज्य के भीतर कम पड़ रहे थे, तो बाकायदा दूसरे राज्यों से भी मतदाताओं को लाया गया और टारगेट कर के ख़ास तौर से जो हमारे विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, उन लोगों को ख़ास तौर से चुनाव हराने के लिए उस षड्यंत्र को वो उन्होंने लागू करने का काम किया है। ये नया मॉडल है। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी जो एजेंसियाँ हैं, जाँच एजेंसियाँ, वो टॉप लीडरों के पीछे वो लगा देते हैं कि वो ठीक से चुनावी अभियान को संचालित ना कर, वो अपने बचाव में रहें। तो ये नया मॉडल जो भाजपा का है, इससे राज्य दर राज्य चुनाव को इन्होंने प्रभावित करने का काम किया है। लेकिन अच्छा हुआ है कि यह बिहार के चुनाव से पहले यह बात पूरे पब्लिक डोमेन में चला गया है। जनता को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये अतिरिक्त जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र को खतरा है। हमने आमतौर पे देखा है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है, उनके पास एक बड़ा रिसोर्स होता है। जैसे अभी बजट आया तो बजट में आपने कई तरह की घोषणाएं देखी।
अभी जैसे-जैसे चुनाव और नज़दीक आएगा, कई तरह की और घोषणाएँ सामने होंगी। एनडीए ने एक नैरेटिव ऑलरेडी बहुत पहले से ये बना रखा है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और राजद डिस्ट्रक्शन का काम करती है। और ये सवाल इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नैरेटिव पे वो हर बार खरे उतरे हैं, उनको इस चीज़ से सफलता मिली है। तो क्या अब इतने सालों बाद राजद कहीं उस स्थिति में खड़ी है कि वो इसका काट ढूँढ चुकी है? कई सारे जो मुद्दे हैं बीते दिनों में तेजस्वी यादव ने उठाए, आप लोग उस चीज़ को लेके आगे बढ़े। तो क्या अब उसका काट ढूँढ लिया गया है, ये चुनाव थोड़ा अलग होगा? देखिए, सबसे ज़रूरी जो तथ्य है कि भाजपा किस तरह के निर्माण में रुचि रखती है और राष्ट्रीय जनता दल किस तरह के निर्माण में रुचि रखता है। बहुत साफ है कि सत्ता किस काम के लिए, पॉलिटिकल टूल्स या चुनाव किस काम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बिहार समझता है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए हम लोकतंत्र को अपनाए थे। चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र नहीं अपनाए थे। सरकार बनाने के लिए हमने लोकतंत्र नहीं अपनाए थे। हमने लोकतंत्र को इसलिए अपनाया था, पहले मुगलों का शासन था, राजाओं का शासन था, तो हम लोगों ने उसको दरकिनार किया और लोकतंत्र अपनाया। सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल जितने हजारों साल में जितने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल पिछले 15 साल की सत्ता में उसने हासिल करने का काम किया। ठीक है, विरोधियों के नज़र में वो उसको जंगल राज की संज्ञा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं बताएंगे वो लोग, हमारे विरोधी, कि हम लोगों ने समरसता, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को निचले स्तर पे ले गए। एक संकटग्रस्त राज्य को हम लोगों ने रास्ते पर लाने का काम किया था। आप देखेंगे भागलपुर के दंगे, विशाल दंगे हुए थे, ये विरासत में राष्ट्रीय जनता दल को मिला था। आप देखेंगे नरसंहार, नक्सल मूवमेंट, वो विरासत में मिला था नालंदा के वेलछी से 79 में। हम तो 90 में सत्ता में आते हैं। दलेल चक बघौरा 85 में औरंगाबाद में हुआ था। ये पूरा पहले की घटनाएं हो रही थी, हमको विरासत में समस्याएं मिली थी। बिहार आर्थिक रूप से अराजक स्थिति में हमको मिला था। जब हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था, डेवलपमेंट के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे थे और हम डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। विरासत में हमको फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का एक दंश मिला था। बिहार मिनरल रिच स्टेट होते हुए भी भारत समानीकरण नीति जो केंद्र का था, उसका एक इतना बड़ा खामियाजा हुआ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हुआ वो पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में, समुद्री इलाकों में हुआ, बिहार और उत्तर भारत में नहीं हुआ। इन तमाम चुनौतियों के बीच में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता संभालने का 90 में काम करता है। आप देखें तो 90 से 2005 के भीतर दंगे हम समाप्त कर दिए, सांप्रदायिक दंगे समाप्त कर दिए। आडवाणी जैसे जो विध्वंस के प्रतीक थे, इस देश में दंगों के प्रतीक थे, उनके रथ को हम लोगों ने बिहार में रोक देने का काम किया था। आज भी सभी को, हम केंद्र में अपनी सरकार भी गंवा दिया था हम लोगों ने, लेकिन हम सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। सत्ता रहे या चली जाए, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हों, इसके लिए अगर सत्ता को भी गंवाना पड़े तो हम लोगों ने उसको मंजूर किया। हम लोग सत्ता के साथ नीतीश कुमार जैसा समझौता नहीं किया। आप देखेंगे 2079 में जो नक्सल मूवमेंट था, दलित जो शुरू हुआ था वेलछी से, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी भी गई थी, उस समय तत्कालीन विपक्ष की नेता, हाथी पर सवार होकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारा राज नहीं था, इंदिरा गांधी जी के ही राज वो थे। उन हाथी पर जाना पड़ा, गाड़ी से नहीं जा पाई, वहां पे गाड़ियां नहीं पहुंच पाई थी। और हम सन 2000 तक आते आते हमने पूरे बिहार में नक्सल मूवमेंट को जीरो कर दिया, एक भी नरसंहार नहीं होता है। 2003 में पहली बार बिहार, जबकि हमारा झारखंड बंटवारा हो गया था, हमारे मेजर रिसोर्सेज 83% झारखंड में चले गए थे, फिर भी हमने रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट किया। जो डेवलपमेंट की, जो आर्थिक विशेषज्ञ जिससे भी बात करिएगा, वो पहला इंडिकेटर माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि आपको पास सरप्लस वो पैसा होता है जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना शुरू करते हैं। ये 2003 में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टेट को। अब ये सही है कि हम 2005 से सत्ता से बाहर चले गए, उसका ज़्यादा बेनिफिट जदयू और भाजपा की सरकारों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन वो रफ्तार नहीं रहा
जिस रफ्तार से बिहार को आगे जाना चाहिए था, वो रफ्तार नहीं रहा। हम राष्ट्रीय औसत से लगातार पीछे जा रहे हैं। आप देखेंगे उस समय का रफ्तार जो 2005 में था, क्या वो 2025 तक बरकरार है? नहीं बरकरार है, क्योंकि अक्षम नेतृत्व करने वाले बिहार में लोग थे। अच्छा सर, एक डेटा है हमारे पास कि बीते 10 सालों में 349 कारखाने जो बिहार में थे, वो बंद हो गए, जो चल रहे थे, और इस 10 साल में एनडीए की ही सरकार है। और उसके अलावा जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ में, वो नेशनल का सिर्फ 1.34% है। तो जब ये कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन की जब बात हो रही है और फिर जब हम ये आंकड़े देख रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैंने और ऐसे टाइम पे जब अभी बजट आया तो हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएँगे, ये तमाम चीज़ें। लेकिन हम ये देखते हैं कि बिहार के इतने सारे उद्योगपति हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनका बिहार में नहीं है। इनफैक्ट एक भी ऐसा बीएसई पे लिस्टेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में नहीं है। देखिए आप 20 साल से डबल इंजन की सरकार और बिहार में और दिल्ली में 10 साल से 11 साल से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब तमाम आर्थिक आधार पे इंडिकेटर्स को देखें तो हम पीछे गए हैं। हम एक छोटा-सा उदाहरण के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ, 2005 में जब हम सत्ता गँवाते हैं बिहार में और एनडीए डबल इंजन की सरकार, जब भाजपा की सरकार बिहार में बनती है, तो हमारा राष्ट्रीय जीडीपी में 3.56% योगदान था। जो भी देश की संपत्ति थी उसमें 3.56% थे। अभी घट करके राष्ट्रीय जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी, उसमें बिहार का हिस्सा घट करके 3.19% हम रह गए। प्रति व्यक्ति आय अगर देश की 1 लाख है राष्ट्रीय औसत, तो बिहार आज जो पहले 2005 में हमारा 32 साढ़े 32,000 था 1 लाख में, 100 में साढ़े 32% थी, वो अब घट के हम 100 में हम 31% पर चले आए। मतलब साफ जाहिर है कि देश जिस रफ्तार से चल रहा है, उस रफ्तार से बिहार नहीं चल रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। ये कैसे हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि बिहार के भीतर जो नेतृत्व था वो मुखौटा था। नीतीश कुमार मुखौटा मुख्यमंत्री थे। वास्तविक रूप से सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास था और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी आत्मा है, वो गुजरात और महाराष्ट्र में फंसी हुई है, उससे बाहर निकल नहीं पाती आत्मा। अब देखिए मक्का का जो उत्पादन हो रहा था बिहार में, उसको भी बर्बाद करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रच दिया और उठा करके जो मक्का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेगूसराय था, उसको ले जा रहे थे शिमोगा, कर्नाटक, जिसको मैंने हाउस में विरोध किया। तो माननीय मंत्री का जवाब आया, बहुत ही एरोगेंटली बोला उन्होंने कि विपक्ष के लोग अफवाह फैलाते हैं। पहली बार संसद का इस्तेमाल जो कर रहे थे विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, जो झूठ की बुनियाद पर था, असत्य के बुनियाद पर था, जबकि उन्हीं के द्वारा लिखे गए 3 पत्र मैंने कोट किया पार्लियामेंट के भीतर कि क्या ये जवाब आपके नहीं है कि बिहार क्या बेगूसराय का रिसर्च इंस्टीट्यूट आप शिमोगा ले जाना चाहते हैं? अच्छा सर, अब नीतीश कुमार जी पे आते हैं। आपने बोला कि वो मुखौटा मुख्यमंत्री हैं, जब ये इनके साथ हैं। क्या राजद में भी ऐसा था या राजद ने उनको वो सम्मान दिया था या उनको वो पावर दी थी? देखिए नीतीश कुमार को जो पावर राष्ट्रीय जनता दल दिया, जो नीतीश कुमार को पावर जनता दल ने दिया, वो जनता दल के स्थापना काल से या उससे पहले लोक दल के स्थापना काल से रहे हैं नीतीश कुमार जी। 85 में एमएलए बनते हैं। तो दलित मजदूर किसान पार्टी, हल जोतता हुआ किसान उस समय पहचान थी हम लोगों की। चौधरी चरण सिंह हमारे कर्पूरी ठाकुर नेता थे, उस दौर के वो एमएलए थे हमारे। फिर 90 में जनता दल बनता है, 89 में, उस समय थे। तो हम लोगों के द्वारा जो उनको फ्रीडम दिया गया, जो उनको अवसर दिया गया, प्लेटफ़ॉर्म दिया गया, वो एक पद के लिए उन्होंने समझौता किया, सिद्धांतों से, नीतियों से, विचारों से, कि हमको मुख्यमंत्री पद चाहिए, भले ही मुखौटा के रूप में ही चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी इस कमजोरी को भापा कि एक ऐसा व्यक्ति समाजवादी आंदोलन का है जिसको केवल कुर्सी से प्रेम है, जिसको विचारधारा से प्रेम नहीं है, जिसमें बिहार के सामाजिक और आर्थिक बदलाव से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को हम लोगों के खेमे से निकालकर और एक मुखौटा मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तेमाल किए गए। अब तो आज वक्फ बिल पे तो दिख गया पूरे बिहार को कि ये नकली है। ये इनकी जो किसी के प्रति सिंपैथी नहीं है, कुर्सी के अलावा कोई इनको लेना देना नहीं है।
अच्छा, अगर नीतीश कुमार जैसे मान लीजिए कि आपको क्या लगता है कि उनका बार्गेनिंग पावर भाजपा के अंदर थोड़ा मजबूत है या नहीं है? क्योंकि उसके बाद मतलब राजद के साथ कितना था हम उस पे आएँगे, अभी कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको एकनाथ शिंदे जैसा भी नहीं रखेगी। इनकी स्थिति उससे खराब नवीन पटनायक जैसा होगा। इनके पैर के नीचे ज़मीन खिसक चुकी है। जेडीयू के ज़्यादातर नेता और उसके शीर्ष नेतृत्व और उनके मेजॉरिटी लोग भाजपा के साथ सीधे एलाइन हैं और नाम मात्र का जेडीयू का सिंबल का इस्तेमाल कर रहा है, चूँकि समाज के एक वर्ग में अभी भी समाजवादी पृष्ठभूमि होने के चलते एक थोड़ी सिम्पैथी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार अगर इस चीज़ को अभी भाँप रहे हों और उनको ये लगता है कि उनकी शर्तों पे कहाँ बात बन सकती है और उस बीच अगर राष्ट्रीय जनता दल को ये लगे कि फिर से एक बार सत्ता में आने का उन्हें मौका मिल सकता है, तो क्या नीतीश कुमार को फिर से एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनकी शर्तों पे चीज़ें हुई हैं। देखिए, आप पहले की बात कर रहे हैं। मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से कह रहा हूँ, क्या नीतीश कुमार की आज मानसिक और शारीरिक स्थिति है कोई निर्णय लेने का? जो व्यक्ति को यह आज नहीं समझ में आ रहा है, खुले मंच पर, सार्वजनिक तौर पे, विधानसभा के भीतर हो या किसी मंच पर, महिलाओं के साथ क्या व्यवहार रखना है या क्या भाषा का इस्तेमाल करना है, जब उसमें उनकी समझ खत्म हो गई, तो क्या राजनीतिक फैसले लेने भर उनके पास विवेक बचे हैं? देखिए, कहीं दूर-दूर तक उनके पास शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए और स्वस्थ व्यक्ति हैं। अब कोई वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, ये अब निर्णय नीतीश कुमार नहीं ले तो मतलब पाएँगे। चला कौन रहा है फिर? हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी चला रही है, 4 लोग हैं, 2 दिल्ली में, 2 पटना में। अब तो मुझे जानकारी मिली है कि अब तो सीधे-सीधे दीपक कुमार चला रहे हैं। इधर 6 महीने, 8 महीने से जो उनकी अस्वस्थता बढ़ी है, तो अब तो सीधे दीपक कुमार चला रहे हैं बिहार को। अब तो पॉलिटिकल लीडर भी वो नाम मात्र के ही जो चंद्रल चौकड़ी की बात कर रहे थे। हमारी पार्टी के नेता ने तेजस्वी जी ने कहा था, नाम भी बताया था कि कौन-कौन लोग हैं। जब आप मुख्यमंत्री से मिले, जब आप गवर्नर से मिले, तो क्या मुख्यमंत्री इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं कि उनके सबसे बगल में बैठे आदमी की शिकायत लेके आप उनके पास जा रहे हैं? देखिए, एक बात साफ है कि हम असहमत हो सकते हैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री और गवर्नर से। लेकिन हमारा लोकतंत्र में अगर हम किसी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो इन्हीं के पास जाना होगा। एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं, कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। ये हम नहीं कर सकते, कोई दूसरा जगह नहीं बना है। इसीलिए देखे होंगे एक बार जन लोकपाल की बहुत चर्चा थी देश में कि कोई सरकार के खिलाफ आप कंप्लेन कहाँ दर्ज करेंगे? सरकार के खिलाफ ही सरकार के पास जाएँगे कंप्लेन तो कितनी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मसला था। कानून भी बना इस देश में 2014 में, 13 में, 14 में, लेकिन जन लोकपाल की नियुक्ति हुई देश में? नहीं हुई। तो जो सत्ता में जो लोग आए, जिस मुद्दे के आधार पर कि भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और जन लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का प्रमुख एजेंडों में से था। नीतीश कुमार पहले बिहार देश के मुख्यमंत्री थे जो राज्य के भीतर जन लोकपाल कानून पास किए। ना बिहार में जन लोकपाल है, न दिल्ली में जन लोकपाल है। अगर किसी राज्य में होगा भी तो मुझे जानकारी नहीं। कभी केसेस को देखा है आपने डिस्पोजल करते हुए? नख दंत विहीन। आप बिहार में देखें विकास के नाम पर 1700 करोड़ की पुल एक बार नहीं गिरती है, 2 बार नहीं गिरती है, 3-3 बार गिरती है। उसको आप डेवलपमेंट कई लोगों का यही सवाल होता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल इतने आरोप लगा रही है, आप इतने आरोप लगा रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट जाने से पहले कोर्ट स्वयं कहता है कि आप सरकार के पास गए, आप सक्षम प्राधिकारों के पास गए, तो मैंने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। सक्षम प्राधिकार में राज्यपाल भी होते हैं, सक्षम प्राधिकार में मुख्यमंत्री भी होते हैं, सक्षम प्राधिकार में गृह मंत्री भी होते हैं, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का वो कस्टोडियन भी है।
तीनों जगह हमने अपने चीज़ों को लिख कर दिया है साक्ष्य सहित। इसके अलावा भी मैं कई जाँच एजेंसियों को भी मैंने भी भेजा है। अब ये इनका एक प्राइमरी एक उनके तरफ से कोई आंसर आ जाए, तो फिर कोर्ट उसमें इंटरवेन करता है। सर, एक मामला बड़ा चर्चित रहा था 90 के दशक में, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। एक अधिकारी थे डीपी ओझा, विजिलेंस के आईजी थे, और वो अपने ही सरकार के खिलाफ एक मामले में हाई कोर्ट चले गए थे। और मामला ये था कि एक नियम था कि विजिलेंस के अधिकारी जब किसी अधिकारी पे या फिर मंत्री पे अगर कोई मुकदमा दर्ज करते हैं, तो उससे पहले वो मुख्यमंत्री की अनुमति लें। तो इसके खिलाफ डीपी ओझा कोर्ट गए, वो केस जीत कर आए। तो उस टाइम ये बड़ा चर्चित हुआ था कि लालू यादव नहीं चाहते कि बिना उनकी अनुमति के उनके किसी मंत्री पे, उनके अधिकारी पे हाथ डाला जाए। तो ये वाला आरोप तो उस टाइम आप पे भी लगा था जब आप सरकार में थे। देखिए, लेकिन दूसरी बात आप भूल जा रहे हैं, शायद मीडिया एक पक्षी कभी-कभी हो जाती है। उसी डीपी ओझा को लालू प्रसाद जी ने प्रमोशन दे करके बिहार का डीजी बनाया। उनको प्रमोट किया लालू प्रसाद जी ने। दूसरा मुख्यमंत्री होता, उसके आदेश को जो नहीं मानता, तो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता। कोई साधारण बात नहीं है। लालू प्रसाद जी ग्रेट लीडर, उन्होंने उस व्यक्ति को, जो सरकार पे आरोप लगाने वाले लोग थे, उस व्यक्ति को प्रमोशन दे करके जो टॉप पोस्ट दिया गया, डीजी का, डीजीपी उसको बोलते हैं, दिया गया। कहाँ हम लोग असहमत थे? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की स्थापना ही हुई थी इसी इशू पे, और हम उस पर हमेशा अडिग रहे। ठीक है कि कालांतर में वो ताकतें लालू प्रसाद जी को वो ऐसे केस में फंसाने का काम किया। उस तरह से अगर देखा जाए तो इस देश में नीतीश कुमार के राज में 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हुई, फिर भी कहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन हुआ। अच्छा, एक चीज़ कई बार लोगों को समझ नहीं आता, और मैं भी थोड़ा-सा इस चीज़ को बहुत समझना चाहता हूँ। आप राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर हैं, तो थोड़ा आप इस चीज़ के बारे में बेहतर बताएँगे कि ऐसा क्या रहा था कि डीपी ओझा फिर से डीजीपी बनते हैं और डीपी ओझा फिर सरकार का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। आखिर में लालू यादव परेशान होके उनको बर्खास्त कर देते हैं, उनको डीजीपी के पद से हटा देते हैं। तो मतलब ऐसा कौन-सा विश्वास था डीपी ओझा के प्रति राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में? देखिए, हम लोग उन सभी अच्छे अधिकारियों को, अच्छे कार्य को लेकर के हम लोगों के मन में श्रद्धा रहता है। लेकिन जब कभी-कभी लोग भविष्य के लिए, पद पाने के लिए, विनोद राय जैसे लोग, कांग्रेस ने उनको, विनोद राय को उस पद पर लाया था, लेकिन उस पद का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे देश में, सरकार को हटाने के लिए, डिस्टेबल करने के लिए, तो वैसे लोगों पर भी नज़र रखा जाता है, और नज़र पॉलिटिकल सिस्टम ही रखेगा। दूसरा कोई मैकेनिज्म नहीं है, उपाय नहीं है रखने का। तो वैसे लोग पे कार्रवाई भी की जाती है, और डीपी ओझा पर अकेले क्यों कार्रवाई हुई? समय-समय पर कई अधिकारियों पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई करना पड़ता है जब वह राज्य के द्वारा सार्वजनिक तौर पे घोषित लक्ष्यों के अनुरूप उनका अगर कृत्य नहीं है, तो ऐसे लोग को हटाया जाना चाहिए। क्योंकि वोट जनता पार्टी को देती है, लोकतंत्र में अधिकारी के लिए वोट नहीं देती जनता। अच्छा सर, थोड़ा-सा अब जब विधानसभा चुनाव आएँगे तो फिर उन चीज़ों पे बात होगी कि राष्ट्रीय जनता दल किनको टिकट देगी, नहीं देगी। कुछ बड़े चौंकाने वाली चीज़ें आई थी लोकसभा चुनाव में। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व हमेशा ये कहता रहा कि मुन्ना शुक्ला बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में शामिल थे, ठीक है? सारा कॉन्फ्लिक्ट था, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन बावजूद उनको वो टिकट देते हैं, भले वो जीतें या हारें। तो ये सारी चीज़ें जब होते रहती हैं तो एक थोड़ा-सा एक नैरेटिव बनता है कि इनका भी अपना कोई एक स्टैंड नहीं है। ये अगर कोई जीत के अगर आने का दम रखता है तो ये किसी को भी टिकट दे सकते हैं। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट की गारंटी दे सकती है, जीतने और जिताने की गारंटी तो जनता के पास है। लेकिन किस व्यक्ति को दे रही है, जिसके खिलाफ आप 90 के दशक में लगातार आप बोले? आप यह भी बात समझें कि वो आरोप के बाद भी एमएलए बने,
उनको जनता ने चुना। जो आरोप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस आरोप के बाद वो नेता बने, उनको ने जनता ने। और जब जनता ने जिसको चुन लिया, जो हमारी पार्टी से नहीं चुने गए थे, वो चुने गए थे उस पार्टी से जिस पार्टी में उनकी बृजबिहारी प्रसाद की जो पत्नी रमा देवी जिस पार्टी से एमपी थी, उसी पार्टी से या उसी गठबंधन से चुनाव जीते थे मुन्ना शुक्ला। जब एक बार जनता सर्टिफिकेट देती है, तो एक राजनीतिक दल के तौर पे हम उस सर्टिफिकेट को खारिज नहीं कर सकते। ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। पॉपुलर मैंडेट जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हमको मान्यता अगर हम नहीं देते हैं, तो हमारा फिर लोकतंत्र में विश्वास मानते हैं कि नहीं है हमारा। हम दिए होते, हमारे सिंबल से जीते होते, जनता हम जिताई होती, तो एक हम दोषी थे। हमने दिया ही नहीं था टिकट पहली बार। वो दूसरी जब भी एमएलए बने, वो हमारे पार्टी से नहीं बने, वो एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से बने थे, भाजपा की तरफ से बने थे। जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन आपने उस इंसान को टिकट दिया। अब जनता की अदालत से तो बड़ी अदालत होती नहीं कहीं, हम लोग कहते भी लेकिन हैं। वो टिकट जनता नहीं दे रही है ना, वो टिकट जन तो राष्ट्रीय जनता टिकट दल का टिक, नेतृत्व दे रहा टिकट कौन दिया? नहीं, आप तो कह रहे राष्ट्रीय जनता दल, हम कह रहे वो टिकट तो जदयू और भाजपा ने दिया उनको, और जनता ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, जिता दिया। तो तो उनकी एक तो उनसे दोस्ती थी। हम ये कहे कि जिसको एक बार जनता सर्टिफिकेट दे देती है, तो कौन राष्ट्रीय जनता दल होता है खारिज करने वाला? हम नहीं खारिज कर सकते उस सर्टिफिकेट को। जनता के सर्टिफिकेट को खारिज करने का मतलब होता है कि आपको तानाशाह व्यक्ति हैं, फिर आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अच्छा, अब तक की राजनीति में हमने देखा कि नीतीश कुमार एक धुरी बने हुए हैं, ठीक है? मतलब पिछले चुनाव तक भी देखें तो मतलब नीतीश कुमार की अपनी एक लोकप्रियता है, लेकिन क्या इस बार एक ऐसा नैरेटिव सेट हो सकता है जहां पे लोग ये समझें कि उनका मुख्यमंत्री अब थक चुका है? और ऐसे में जो दूसरा जो एनर्जेटिक ऑप्शन जो उनको दिख रहा है, क्या वो क्लिक कर जाएगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उनको थका हुआ साबित करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मतलब कहीं यहीं तेजस्वी के लिए कोई ऑप्शन बनेगा? देखिए, तेजस्वी हमारे नेचुरल लीडर हैं। ऐसा नहीं है कि उनके थके होने के चलते, उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के चलते हमारे लीडर का कोई स्कोप बन रहा है। पिछली बार भी देखें, 19 में तो ये रोग नहीं था नीतीश कुमार के साथ, 20 में ये बीमारी तो नहीं थी 20 में। फिर भी तेजस्वी यादव जी को अगर नहीं बेईमानी हुआ होता, सत्ता प्रतिष्ठान नहीं बेईमानी किए होते, तो 12,000 वोट बिहार में हम कम पाए थे बेईमानी के बाद। नहीं तो हम पिछली बार ही सत्ता में आ गए होते। तो तेजस्वी यादव नेचुरल हमारे सक्सेसर हैं, न कि नीतीश कुमार के विफलता के रूप में वो आने वाले हैं। ये दोनों बात में अंतर है। आपको लगता है कि उस बार रिगिंग की वजह से ही सत्ता आपके हाथ से गई? आपका एक याद आ रहा है कि आप तब विधायक बन शायद आप जीत चुके थे और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, क्या थी घटना तब? उस समय भी देखेंगे तो रिगिंग हो रहा था पूरे बिहार के स्तर पे। जो जिनकी मार्जिन 2000 से नीचे था, उन तमाम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया ब्लॉक के लोगों को सर्टिफिकेट छीना जा रहा था, रिलीज नहीं किया जा रहा था। उसमें मैं भी एक था, मेरा भी मार्जिन कम था। लेकिन हम उस सर्टिफिकेट को जब मैंने हासिल किया, तो उसको वापस लेने के लिए वहाँ के स्थानीय जिला पदाधिकारी बहुत प्रयास किया। ऊपर से उन पर दबाव था कि ये सर्टिफिकेट सुधाकर सिंह को नहीं मिलना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। बाकायदा मेरा गाड़ियों की पीछा की गई थी। मैं बाइक से गाँव गया, जानते थे कि पुलिस उनके पीछा कर रही है मेरी, और सर्टिफिकेट एक बार हमसे वो ले लेते तो फाड़ कर फेंक देते। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि 2000 से नीचे तक की संभावना बनी रहती है, क्योंकि उतने का बैलेट होता है। तो जो बैलेट से वोट होता है उसको ही इनवैलिडेट करने का प्रयास करते हैं, डबल स्टैंपिंग करके। अच्छा, जब आप नीतीश कुमार पे जब भी कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको इस तरीके से ले लिया जाता है कि ये आपका एक निजी खुन्नस ज़्यादा है, जब आप उनको शिखंडी कहते हैं, जब भी आप उनकी आलोचना करते हैं। लोगों को यह जानकारी बिहार में, कुछ लोगों को पहले से भी जानकारी, अभी भी जानकारी है कि मेरे निजी रिश्ते मुख्यमंत्री से पिता और पुत्र जैसा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ने आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्कालीन वो सांसद थे, उनके घर पर रह के मैंने पढ़ा है, अच्छा, और मेरे वो लोकल गार्जियन रहे हैं। निजी तौर पे मतलब मेरे उनके घर पे आप रहा करते थे प्रॉपर? जी हाँ, उनके घर पे रह करके हमने उनके घर पे रह के पढ़ा है। 1.5 साल, 3 साल का ग्रेजुएशन था, 1.5 साल मैं उनके घर पे रह के पढ़ा, और 1.5 साल मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह करके पढ़ा।
और मेरे वो निजी लोकल गार्जियन थे और हम लोग एक दल में भी थे, पार्टी के रूप में भी थे और व्यक्तिगत रिश्ते भी थे, पारिवारिक रिश्ते थे। ये कैसे को लोग अनुमान लगाते हैं कि हम उनका मेरी निजी खुन्नस है उनसे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता। मुझे कितना भी वो दंडित करेंगे, कितना भी परेशान करेंगे, मैं निजी तौर पर उनके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि एक जो रिश्ता होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। आज भी उनको जरूरत होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को निजी तौर पे, वो सक्षम है हर मामले में, अपने इलाज कराने में, अपने कपड़े को लेकर के, खाने को लेकर के, घर को लेकर के। एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रोटेक्टेड होता है लॉ से, को जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत तक उसको सुविधाएं मिलेंगी, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किन्हीं कारणों से जरूरत पड़ेगा, निजी कारणों से, राजनीतिक कारणों से नहीं, लेकिन निजी कारणों से जरूरत पड़ेगा, तो मेरी जो हैसियत, माली हैसियत होगी, मैं उसमें से मदद करूंगा। अच्छा, फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई थी जिसकी वजह से आपने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? क्या मतलब क्या दोस्त उनका कोई रोल रहा था? मैं इसलिए ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय जनता दल के एक सीनियर लीडर हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप जिस परिवार से आते हैं, ठीक है? इस चीज़ को एक्सेप्ट सब करते हैं, शायद आपको भी करना चाहिए। तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल इस चीज़ को लेके तैयार हो गई कि मतलब नीतीश कुमार अगर चाहते हों तो इस्तीफा देना आपकी मतलब आप चाहते थे या फ़ोर्स किया गया या नीतीश कुमार ऐसा चाहते थे? देखिए, अभी 2 साल के बाद, ये करीब-करीब घटना 2 साल हो गया मेरा इस्तीफ़ा का, 2 साल से कुछ ज़्यादा हो गया, 2.5 साल हो गया करीब अब, करीब 2.5 साल से पौने 3 साल हो गए। हम जिन सवाल को लेकर के खड़ा थे उस समय, जो इस्तीफ़े की नौबत आई, क्या वो सवाल बिहार का सवाल नहीं था? क्या सवाल वो बिहार के किसानों का नहीं था? वो था, आज भी है। मिनिमम सपोर्ट की गारंटी का सवाल था, मंडी कानून को सवाल था, धान गेहूं खरीद में पारदर्शिता के लिए मल्टीपल एजेंसी का सवाल था, भूमि अधिग्रहण का सवाल था हमारा, कि किसानों को जो जमीन सरकार अधिग्रहित कर रही है वो सस्ते दाम पे कर रही है, सर्कल रेट पर कर रही है, जबकि उसको करना था बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य का भी 4 गुना करना था। क्या ये सब हो रहा है? तो ये नीतीश कुमार की सरकार ने एडमिट किया कि नहीं इस साल के बजट में, कि हम बिहार की मंडियों के पुनर्विकास के लिए हम पैसा दिया कि नहीं दिया? जो सवाल उस समय था मेरा संघर्ष, उसको बिहार की सरकार मान्यता दी कि नहीं दी? देर से दी। तो नीतीश कुमार या उनकी सरकार दोषी है कि मैं दोषी हूं? मैं पसंद किसको सवाल नहीं आया? सवाल समय पर किया था। हम किसान मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, हमारा देश में जो चयन है, किसानों के द्वारा चयन है हमारा, पार्टी के अलावा भी मेरा जो योगदान है मेरी चुनाव की जीत में, वह बिहार के किसानों की जीत थी। हम एक कठिन सीट पर लड़ करके चुनाव हम जीते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। परंपरागत सीट पे बीजेपी को मैंने हरा दिया था, मोदी जी के सीट के बगल वाली सीट पर मैंने भाजपा को हरा दिया था, उसको मिनी काशी बोला जाता है। तो ये सवाल पर, जिन सवाल पे जनता ने मुझे चुना, उन सवाल पर हम मौन नहीं साध सकते, इसलिए कि हम कैबिनेट मंत्री हैं। जब हम ताकत में आएंगे तो मौन साध लेंगे, विपक्ष में चले जाएंगे तो हम मुद्दा उठाएंगे। इसीलिए आज की पूरी राजनीति डिस्क्रेडिट हो रही है, इसका मेजर कारण है, इसमें सभी दल शामिल हैं। टाइम पे मतलब फोर्स किसने किया था? फोर्स किया था या अंतरात्मा की नहीं, आवाज मैंने थी? अंतरात्मा के आधार पर इस्तीफा दिया था, किसी ने फोर्स नहीं किया, मतलब मेरे से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। मतलब मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है जी इसमें? नहीं, किसी ने कोई इस्तीफा हमसे नहीं मांगा। इतना ही कहा गया था कि जो मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, इस मुद्दे से वापस हो जाइए। मैंने कहा कि मैं पद छोड़ दूंगा, मुद्दे से वापस नहीं जाऊंगा। मैं जानता था कि जब मैं मुद्दे से पीछे नहीं जाऊंगा तो पद छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। पद से चिपके रहना पद लोलुपता की श्रेणी में आएगा। जब मुद्दों पे सहमति नहीं है जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, उसके साथ फिर भी रहें, इसको पद लोलुपता मानते हैं। अभी जैसे फिर से जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो 2-3 चीजें हो रही हैं। जैसे सुभाष यादव लगातार आगे आके कह रहे हैं कि एक किडनैपिंग इंडस्ट्री चला करती थी, ठीक है? आपके ही कुछ बयान ऐसे आ गए, जिसके बाद कि देखो मतलब क्योंकि आपकी एक इमेज है कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी, बहुत धैर्य, पेशेंस, लेकिन आपने जब बोला था कि लाठी से पिटवाएँगे, आपने जब बोला अधिकारियों के मुँह पे थूक दो, तो इससे फिर से वही वाला नैरेटिव बनता है कि ये इनका मूल चरित्र है। देखिए, जब आप संदर्भ गायब कर देंगे मीडिया के बंधु, तो शब्द का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाता है। मैंने लेकिन कहा, फिर भी क्या वो आपने इंस्टिगेट करने आपकी बात मैं
मैं सफाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संदर्भ तो बताना ज़रूरी है। हुँ, अब मैंने नहीं कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संदर्भ क्या था? भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे थे। लगातार हमारे इलाके की बूथ एजेंटों को धमका रहे थे, मतदाताओं को धमका रहे थे, छापेमारी कर रहे थे, घरों में घुस रहे थे डरवाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों का। तो मैंने कहा था कि हम जरूरत पड़ेगा तो लाठी से भी मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सवाल यह है कि आप बूथ लूट लीजिएगा और हम खड़े रहेंगे, मौन साधे रहेंगे, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा हो, वहां मौन साधे रहेंगे, ये संभव नहीं है। किडनैपिंग इंडस्ट्री की बात लगातार जो है ना शुरू हो गई। वो जब तो सुभाष यादव ने सुभाष जी क्या कह रहे हैं वो उसका जवाब वही देंगे। हुँ, जो हम लोग पे जिस कार्यकाल का आरोप की चर्चा कर रहे हैं उसके अभियुक्तों में से वो थे। ये नहीं है कि वो पार्टी पर आरोप था। पार्टी के कौन कौन लोग इस तरह के कामों में शामिल थे वो तो जो अभियुक्त है उसकी गवाही का क्या अर्थ हुआ आज के दिन में? अच्छा सर, उपचुनाव पे आते हैं। क्या उपचुनाव के नतीजों से ऐसा लगा कि क्या यही तो आगे का नतीजा नहीं होने वाला? क्योंकि तरारी जैसी सीट हारना, जिस सीट को छोड़ के आप सांसद बने, उस सीट पे आपके भाई का हारना, क्या एक देखिए, बहुत बड़ा झटका था? उपचुनाव में लगातार हार हो रहे हैं देश स्तर पे। सत्तारूढ़ दल अपने टोटल राज्य के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है बूथ लूट में। उसी बूथ लूट में हम लोगों को हरा दिया गया। चारों हमारे जो सांसद हम लोग जीते थे, जो चारों सीट खाली थी, हरा दिए गए हम लोग। ये होता है, ये केवल बिहार में नहीं हुआ। इस पूरे परिणाम को देखे देश स्तर पे तो यही हुआ। सत्तारूढ़ दल उपचुनाव को जीत जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे राज्य की उस सीट की मशीनरी लगा के वो 4 विधानसभा में 3 विधानसभा 2 जितने रहते हैं उसमें वो चुनाव जीत जाते करते हैं मतलब उसका। सीमित सीट्स होती हैं, पूरा फोर्स लगा पाते हैं। स्वाभाविक है। अभी बीजेपी क्यों जीत रही है राज्य दर राज्य? इसलिए जीत रही है कि वो देश की पूरे रिसोर्सेज को स्टेट के भीतर ला देते हैं। यह राज्य दर राज्य हारेगा विपक्ष। मैं अभी कह रहा हूं, इस बात को नोट करिए, रखिएगा। ये राज्य दर राज्य जीतेंगे बीजेपी के लोग और देश हारेंगे ये लोग। अच्छा सर, अब इंडिया ब्लॉक पे आते हैं। उधर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया-बढ़िया चल रहा है, कोई किसी के खिलाफ आके बगावत के कोई सुर नहीं छेड़ता। यहाँ पहले से ही जैसे मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड कर दी, डिप्टी सीएम की डिमांड कर दी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कुनबा अभी तक बन नहीं पा रहा है। क्या मांझी ने नहीं कहा कि मुझे 40 सीट चाहिए बिहार में? क्या एलजेपी ने नहीं कहा कि हमको 70 सीट चाहिए बिहार में? क्या उपेंद्र जी नहीं कहे कि हमको 40 सीट चाहिए बिहार में? ये चुनाव के पहले जो गठबंधनों का सच्चाई यही है, वो यूपीए हो चाहे एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो, ये गठबंधनों की सच्चाई यही है। 243 में ज्यादातर सीटें लड़ना चाहती हैं, छोटी दल हो या बड़े दल हो, सबको बिहार स्तर पे, देश स्तर पे अपनी संगठन पार्टी को चलाना होता है। लेकिन संख्या दे देने के बाद भी, सीट मान लीजिए जो चाहते हैं लोग उसके देने के बाद भी, जनता तय करेगी परिणाम। आप पिछली बार भी देखें, कांग्रेस को हमने 70 सीट दिया, उनका एवरेज बहुत कम रहा, औसत बहुत कम रहा। हमारे बाकी दलों का जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, 3 कम्युनिस्ट पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल, हमारे औसत बहुत अच्छे रहे। अगर इस औसत पे कांग्रेस जीती होती तो हम लोग 10-12 सीट से हम लोग बहुमत में हो गए होते। तो ये चुनाव के दौरान इसको आप कभी यह न माने कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, इसे यह न माने कि इससे सरकार कमजोर होती है। प्रॉपर 13 साढ़े 13 करोड़ आबादी के बीच में से चयन करना 243, ये कोई साधारण जंग नहीं है जहां मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो। मेरा संदर्भ ये था कि उधर बहुत दबे सुर से माँगते हैं, इधर बड़ा खुल के माँग लेते हैं। हमारे पास लोकतंत्र है, उनके पास लोकतंत्र नहीं है। उनके पास वो लोग डरे हुए लोग, उनके गठबंधन है, डरा के रखे जाने वाले लोग हैं। अपने सहयोगी दलों को समाप्त कर दिया भाजपा ने। कई राज्य उन्होंने अपने सहयोगियों को समाप्त कर दिया। जेडीएस समाप्त प्राय हो गया, बीजेडी समाप्त प्राय हो गया, लोक दल हरियाणा में समाप्त प्राय हो गया, अकाली पंजाब में समाप्त हो चले। तो ये डरे हुए लोग हैं। हम लोग एक मैच्योर डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो अपने सहयोगी दल अपने विपक्ष को भी सांस लेने का अवसर देना चाहते हैं, सांस ले सके वो राजनीतिक तौर पे, वो जिंदा रहें। क्योंकि भारत बहुलतावादी राष्ट्र है, विविधता है। अच्छा सर, कांग्रेस के साथ सब ठीक-ठाक चल रहा है, मतलब
बाहर जो चीज़ें चल रही है कि बड़ा खींचतान अंदर चल रहा है। भीतर भी बहुत अच्छे हैं रिश्ते, बाहर भी जो रिश्ते हैं, जो मीडिया के द्वारा प्रचारित हैं, उस तरह की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार जनगण मन एक यात्रा कर रहे थे, ठीक है? और अभी वो फिर से एक बार वो शुरू कर लिए। लेकिन हमारी जो राजनीतिक समझ कहती है, वो ये कि जब वो सीपीआई में थे, तो शायद सीपीआई के पास इतना रिसोर्स नहीं था कि वो ऐसी यात्राओं को स्पॉन्सर कर सकें। तो क्या मतलब जैसे कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को डाउनग्रेड करने के लिए हर बार ये कोशिश की जा रही है। तो चलिए अब तो वो कांग्रेस से हैं। तब किसने कोशिश की थी और ये सब क्यों होता बहुत है? आश्चर्यजनक है कि प्रशांत किशोर की यात्रा से राष्ट्रीय जनता दल क्यों कमज़ोर हो जाएगा? कन्हैया कुमार की यात्रा से राष्ट्रीय जनता दल क्यों कमज़ोर हो जाएगा? यात्राएँ तो सस जो जो वर्तमान में पॉलिटिकल जो सिस्टम है, राजनीतिक प्रतिष्ठान हैं, जो सत्ता में जो सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ यात्राएँ हैं, तो इससे जेडीयू भाजपा ना कमज़ोर होगी, इससे इंडिया ब्लॉक क्यों कमज़ोर होगा? इंडिया ब्लॉक तो मजबूत होगा। किसी भी नई पीढ़ी के लोग या पुरानी पीढ़ी के लोग बिहार के विकास के लिए जो प्रयास अगर कर रहे हैं या परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। ये हम लोग कभी नहीं मानते कि इससे इंडिया ब्लॉक कमज़ोर होगा। एनडीए कमज़ोर होगा, भाजपा जो समर्थित जो गठबंधन है वो कमज़ोर होगा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी तो साथ में रैलियां करते थे, तो जब ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है कन्हैया का, तो तेजस्वी यादव को भी साथ आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का वो अपना घोषित कार्यक्रम है और जब कांग्रेस आमंत्रित करेगा, तो हम लोग निश्चित तौर पे इस बारे में सोचेंगे यात्रा के बारे में, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि आप राहुल गांधी जी की यात्रा गई थी, जो भारत जोड़ो यात्रा बिहार गई थी, तो तेजस्वी जी अंतिम दिन यात्रा में उनके साथ बाकायदा वो यात्रा उनके साथ किए थे और हम एक बड़ी सभा भी किए थे। आपको याद होगा कैमूर जिला में जो अंतिम सभा थी राहुल गांधी जी की, उसके बाद उत्तर प्रदेश उनको जाना हुआ, तो एक बड़ी सभा हम लोगों ने किया था, राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले किया था। तो हम लोग यात्राओं को ज़रूरत पर जब भी आमंत्रित करेंगे, हम लोग जाएँगे, वो कार्यक्रम करेंगे और हर दल अपने-अपने कार्यक्रम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो या जेडीयू कार्यक्रम करता है, उसमें बीजेपी के लोग जाते हैं, जो बीजेपी का कार्यक्रम करते हैं, उसमें जेडीयू के लोग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी संयुक्त भी कार्यक्रम होते हैं, कभी-कभी अलग भी होते हैं। मतलब बाहर जो एक नैरेटिव चलता है या लोगों को ऐसा लगता है कि क्या सच में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व कन्हैया को एक पॉलिटिकल थ्रेट मानता है तेजस्वी यादव के खिलाफ? पता नहीं मीडिया में इस तरह की चर्चा करते हैं लोग, हम लोग की तरफ से तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कभी चर्चा नहीं होता। किसी के लिए चर्चा नहीं होता। हम तो थ्रेट ही नहीं मानते। इससे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मजबूत होता है। लीडरशिप, डाइवर्स लीडरशिप से कोई भी स्टेट और ग्रो करेगा, पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेज है। अच्छा सर, जैसे आपने कांग्रेस की स्ट्राइक रेट का ज़िक्र किया था, 70 सीटें लड़के उन्होंने 17 सीटें जीती। तो क्या इस बार ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा? अब जैसे और आपने ये भी ज़िक्र किया कि माले ने ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट रहा, लोकसभा में भी उनका बढ़िया रहा। तो क्या इस बार नेगोशिएशन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है? नहीं, कोई नेगोशिएशन प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आराम से 243 सीट पर हम लोग लड़ कर के और बिना कॉन्फ्लिक्ट्स का चुनाव लड़ेंगे और खूब आराम से चुनाव जीतेंगे। 243 कहीं आपको नहीं दिखेगा कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बिहार में गठबंधन के साथ। हम लोग एकजुट हैं और हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ही कैंडिडेट आएगा हर सीट पर, दल कोई भी हो। अच्छा, एक चीज़ हम लोग लगातार देखते हैं कि कांग्रेस जहाँ कहीं भी एक कमज़ोर कड़ी साबित होती है, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता होते हैं उस क्षेत्र में, उनका थोड़ा मनोबल टूटता है, जिसकी वजह से वोट ट्रांसफ़र उस तरीके से नहीं हो पाता, जितना कि होना चाहिए। तो क्या ये सब चीज़ों को भी इस बार बहुत ध्यान में रखा जाएगा? भाई जेडीयू तो बहुत कमज़ोर है, उनके प्रदर्शन कमज़ोर हैं, उनके पास वोट शेयर कमज़ोर हैं, फिर भी अपने सहयोगी दलों के बदौलत लड़ता है। हम सहयोगी दल के रूप में हम किसी को अपने साथी को कमज़ोर नहीं मानते। हमारी ड्यूटी है
कि हम उसको खड़ा होकर के जब सीटों का शेयरिंग हो चुका है, कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक का जब आ गया, तो हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल बहादुर कार्यकर्ता हैं, वो दल नहीं देखते, वो देखते हैं कि हमारा नीतिगत क्या सवाल है, वैचारिक क्या सवाल है। नीतिगत और वैचारिक रूप के सवाल को सुलझा करके हम लोग मजबूती से खड़ा होते हैं। ये नहीं है कि व्यक्ति सीट टू सीट अपनी रणनीति बदलते हैं, व्यक्तिशः अपनी रणनीति बदलते हैं, ऐसा नहीं राष्ट्रीय जनता दल करता। अच्छा सर, 90 के दशक में हमने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ती थी। मतलब कोई दूसरी पार्टी उसके आस-पास भी नहीं टिकती थी। तो अब कभी ऐसा नहीं मन करता है कि जैसे कांग्रेस अपना विस्तार करने का सोच रही है, भाजपा फुल फ़ोर्स के साथ जदयू को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कि जो आपका जो अपना पहले जैसा वर्चस्व था बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रयास कि नहीं अब थोड़ा फुल फ़ोर्स के साथ अकेले आगे बढ़ते हैं? हाँ, 1990 से लेकर के 2005 तक हम सबसे बड़ी पार्टी थे। केवल हम एक बार छोटे हो गए थे 2010 में। हम 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी थे, 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी थे, हम 2025 में भी सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे। 90 से लेकर के 2025 के बीच में केवल एक बार हम छोटी पार्टी थे 2010 में। इससे पहले हमेशा हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम बिहार की राजनीति में रहे हैं। हमेशा चाहने का विषय नहीं है कि हम नहीं चाहते, हम हैं ही सब सिंगल लार्जेस्ट नहीं, पार्टी। लेकिन वो सवा 100 प्लस वाला या 100 प्लस वाला जो एक देखिए, आंकड़ा हम रहता है। कोई बहुमत की आड़ में वो लोग सोचते हैं जो देश के संविधान को बदलने वाले लोग, जो 2/3 बहुमत वाली इच्छा रखने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। हम लोग को केवल साधारण बहुमत चाहिए सरकार चलाने के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए। हम कोई संविधान नहीं बदलना चाहते। आपकी सरकार में हमने देखा कि जब सरकार थी, तो उसमें माले के जो विधायक होते थे, वो बड़ा खुल के मतलब किसी-किसी नीतियों के विरोध करते थे विधानसभा में। तो मतलब आप वो वाला स्पेस चाहते हैं, जहाँ आपके साथ रह रहे लोग भी आपकी आलोचना पब्लिक मंच से कर सकें। हमारी नहीं, आलोचना हमारी नहीं होती। हम उसको आलोचना के रूप में नहीं देखते, हम अच्छा। कंस्ट्रक्टिव मानते हैं उसको। बिहार में डाइवर्सिटी जो सोसाइटी की है, डाइवर्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे दल। उनकी बात क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? वो लोग भी चुन कर आए हैं और उसी में हम सर्वानुमति ढूँढते हैं कि सरकार तो चलेगी सर्वानुमति से। बहुमत की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वानुमति का कंसेप्ट खत्म कर दिया। अब सीधा है बहुमत है तो हम कुछ भी बना सकते हैं कानून इस देश में। भाई जो अल्पमत में है वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनकी बात कौन सुनेगा? पार्लियामेंट हाँ और ना पक्ष दोनों से चलता है। हम भी सत्ता के ही हिस्सा हैं विपक्ष के रूप में। हम सहयोगी दल के रूप में छोटा बड़ा हो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जन केंद्रित सवाल हो तो उसको हम सुलझाएंगे, ये हमारी ड्यूटी भी है बड़े दल के रूप में। अच्छा सर, एक बयान है कि मुसलमान दिए में वो बाती है जो खुद जलकर दूसरे के घरों को रोशन करता है। ये बयान है प्रशांत किशोर जी का। और निशाने पे प्रशांत किशोर जी अभी तो पार्टी बनाए हैं ना, पहले इस बार लड़ लें, इसके बाद हम बात करेंगे उनके बारे में। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम जिस तरीके से कॉरपोरेट एक कंपनी पार्टी चला रही है, कॉरपोरेट स्टाइल में पार्टी चल रही है, वो एक एक्सपेरिमेंट है उनके लिए बिहार। लेकिन बिहार प्रयोग भूमि जरूर है, लेकिन आप लोकतंत्र को कमजोर कर देंगे, यह बिहार कभी नहीं बर्दाश्त किया किसी को भी। फिर भी मैंने कहा है इसको चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद मेरे से प्रशांत किशोर के बारे में बात करिएगा। लेकिन क्या उनको एक पॉलिटिकल थ्रेट मानते हैं? क्योंकि जितनी चर्चाएँ होती हैं उसमें लगता है कि राजद को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बी टीम के तौर पे उनको खड़ा किया ही था कि राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक। आप देखेंगे उपचुनाव में 4 सीटों पर एनडीए का वोट कहीं नहीं बढ़ा। फिर भी वो 4 सीट कैसे जीत गए? क्योंकि चारों सीट पर इंडिया ब्लॉक का वोट का डिवीजन कर दिया उन्होंने। हमारे ही मतदाता समूहों में उन्होंने छोटे-छोटे बागी टाइप के लोगों को खड़ा कर दिया। तो ये बिहार इसको समझ गया ना, एक कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हुई, ये निगेटिव पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं। तो निगेटिव पॉलिटिक्स बिहार की जनता समझदार है, समझ गई। ऐसे लोगों की पार्टी का कोई दाल नहीं गलेगा बिहार के चुनाव में। आप देखेंगे परिणाम कैसा आएगा।
ये समझ गए हैं लोग कि ये भाजपा के वोट कटवा हैं और ये लगाए गए हैं राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज करने के लिए, इंडिया ब्लॉक को डैमेज करने के लिए। तो उपचुनाव क्या मतलब सबक जैसा था उन वोटर्स के लिए भी और आप लोगों के लिए भी? सभी के लिए, बिहार के मतदाताओं के लिए, बिहार के बुद्धिजीवियों के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, सभी लोगों के लिए वह एक एसिड टेस्ट था और उसकी से पूरी बिहार की राजनीति में समझदारी जो विकसित हुआ, तो मूल चुनाव में उसका परिणाम अच्छा दिखेगा। अगर ये नहीं एक्सपेरिमेंट किया होता प्रशांत किशोर उपचुनाव में, तो इससे बिहार चुनाव जो 25 दूसरे दिशा में चला गया होता। प्रशांत किशोर जब शुरू-शुरू जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की और उससे पहले भी मुस्लिम वोटर्स पे काफ़ी ज़्यादा उनका फ़ोकस था और जिससे एकदम ऐसा लग रहा था कि राजद में कहीं न कहीं ये थोड़ा भय था क्या कि मुस्लिम वोटर्स छिटक ना जाएँ, इनके आने की वजह से। क्योंकि एक जैसे जब हिना शहाब जब सिवान से लड़ रही थीं, तो वहाँ पे जो हमारे सूत्र जो बताते थे कि बहुत सारे जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं, तो वो सब कैंपेनिंग में उनकी मदद कर रहे थे और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया राजद पे कि उन्होंने हिना शहाब या फिर शहाबुद्दीन परिवार को वापस से राष्ट्रीय जनता दल में ले आया। हिना साहब हमारी पार्टी के नेता ही हैं। हिना साहब का पूरा परिवार हमारी पार्टी के साथ है और कोई घर का साथी रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, चला जाता है, तो घर का मालिक की ड्यूटी होती है कि उसको समझा के लाए। तो हम लोग तो उस कड़ी में हिना साहब भी लौटी हैं और लोग भी जो नाराज हैं सब लोग लौटेंगे। मतलब एक रिग्रेट रहा होगा चुनाव परिणाम के बाद कि नहीं टिकट दे देना चाहिए था इधर। देखिए, कोई रिग्रेट का विषय नहीं है ये, ऐसा नहीं हम लोग मानते। लेकिन हमारी पार्टी में कोई बड़ा और छोटा का भेदभाव, जहाँ रिग्रेट की बात आती है उसमें छोटा और बड़ा का भेद हो जाता है। हमारा कुछ साथी है, किन्हीं कारणों से नाराज दुखी है, उसको वापस लाना, ये रिग्रेट का विषय नहीं है। नहीं, ये तो स्टेक टिकट होल्डर्स का ना है। देना रिग्रेट। मैंने कहा स्टेक होल्डर हमारे वो लोग हैं। हुँ। हम क्यों अपने लोगों को बाहर छोड़ें? ये रिग्रेट का कहाँ विषय है? हमारे हैं ही वो। सर अब बात करते हैं वक़्त की। आपने कल सदन में भाषण दिया और बहुत मुखर रूप से राजद का जो स्टैंड था वो सामने आया क्योंकि बीते कुछ महीनों से आपको ये साबित करना पड़ रहा था कि आप मुसलमानों के उतने हिमायती हैं या नहीं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल धार्मिक रूप से समभाव रखने वाला, हम किसी को तुष्टीकरण की नीति में विश्वास नहीं रखने वाले लोग। हर सभी धर्मों के प्रति बराबर का हम दर्जा देने वाले लोग हैं। भाजपा के लिए हिंदू वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो अल्पसंख्यकों का भय इस देश में दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हम बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, जिसमें हमारे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो मुद्दे हैं उसी के आधार पे हम अपनी राजनीति को आगे ले जाते हैं। हम शुरू से ही धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के सजग रहने वाले लोग हैं। वो कोई धर्म के लोग हों, ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम्स, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, सभी लोगों को भारत के भीतर सामंजस्यपूर्वक रह सकें, न्यायपूर्वक रह सकें, इसकी व्यवस्था हम लोग करते रहे हैं। वक्त पर जब एक पक्षीय कानून बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और अपने सहयोगी दलों को नियंत्रित कर लिया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल चैंपियन रहा है शुरू से ही इस मामले में। आप देखेंगे कोई नई बात नहीं है। या आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर, दंगा यात्रा लेकर देश में घूम रहे थे 92 में, तो उस समय भी हम लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया था लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में। वक्त के भी सवाल पर हम कार्रवाई करेंगे। पार्लियामेंट के भीतर जो हमारी संख्या जो बल है, उस संख्या बल हमारा, आप देखेंगे कि हमारी तरफ से कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं था, तो इसका मतलब क्या उनका पक्ष रखने के लिए हम नहीं खड़ा होंगे? ये जो साझी विरासत है, जो साझी संस्कृति है जिसको हम कहते हैं, हम क्या इंतजार करेगा राष्ट्रीय जनता दल कि मेरा मुस्लिम ही प्रतिनिधि इसके पक्ष में खड़ा होगा? आप देखेंगे कि हम 4 लोग हैं, 4 लोग में से कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं थे। यहाँ राज्यसभा में मेरे प्रतिनिधि होते हुए भी हमारे तरफ से मनोज झा पक्ष रखते हैं। यही होता है साझी संस्कृति, यही साझी विरासत होती है। सभी एक दूसरे को समर्थन करते हैं सामंजस्यपूर्वक, न्यायपूर्वक इस देश में रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिटी है वही अपने पक्ष रख सकती है, तो फिर इस लोकतंत्र की स्थापना क्यों हुई? बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना लंबा समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बक्सर के सांसद एवं सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह। बिहार चुनाव को लेके आगे जो जो घटनाक्रम हो सकते हैं, जो हो रही हैं या जिसके होने की संभावना है, इन तमाम चीज़ों पे इन्होंने अपने इनसाइट शेयर किए।
अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा और बिहार के विकास और तमाम चीज़ों को लेके जो कुछ भी चीज़ें देश में, दुनिया में चल रही है, उस पे अपनी बातें रखी। तो इस तरीके से ही बिहार पे लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। कुछ दिनों बाद आप हमारी प्रॉपर्टी भी, हमारे शोज़ भी बिहार पे देखेंगे। जल्दी आप हमें ग्राउंड पर भी देखेंगे। तो इस तरीके से बिहार पे हमारी पूरी टीम की नज़र बनी हुई है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी आदित्य और सर्वेश। नमस्कार।